सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम एनपीएस और यूपीएस का कंपैरिजन कर रहे हैं और ये हम जो लेटेस्ट गजट नोटिफिकेशन आई है अभी उसके रिगार्डिंग ये कंपैरिजन कर रहे हैं और ये जो हमारी नोटिफिकेशन है ये अराउंड आई थिंक 1 मार्च को आई है, 1 और 2 मार्च समथिंग इस पास आई है। तो उस नोटिफिकेशन से ही हम डाटा ले रहे हैं। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आई थी उसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी, हम डाल देंगे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें डेफिनेशंस की। कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है वो पहले हम डील कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़नी है तो आप जाके अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको पीएफआरडीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एज पर राइट नाउ यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैटर्न होगा जिसको बेसिक पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। और ये पैटर्न किसके लिए है? ये पैटर्न है कि जो आपका पैसा कटेगा वो पैसा इन्वेस्ट कैसे होगा मार्केट में, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और मोस्ट ऑफ द पीपल इसी ऑप्शन को चूज करेंगे अगर आप यूपीएस को चूज करते हैं तो। बिकॉज अगर आपने अपना पैटर्न चूज किया और उसमें पैसे कम बन गए आपके बाद में तो उस पर भी आपको पेनल्टी लगेगी, मीन्स आपकी पेंशन कम हो जाएगी। 99% जो लोग होंगे वो डिफॉल्ट पैटर्न ही लेंगे और वो जो डिफॉल्ट पैटर्न है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। और यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फैमिली पे आउट है, ये जो पॉइंट एफ है, ये सिर्फ किसको मिलेगा? लीगली वेडिड स्पाउस को मिलेगा, यानी कि जो एम्प्लॉय का हस्बैंड है या उसकी वाइफ है सिर्फ उसको मिलेगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड या वाइफ को मिलेगा और अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो आगे चिल्ड्रंस को नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि जैसे ओपीएस में होता है कि उनको नहीं मिलता, तो इसका मीनिंग कि जो पैसा है यहाँ पे लिटरली पैसा सरकार का हो जाता है। जबकि इनिशियली जो पैसा था वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का था और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की ही फैमिली को नहीं मिलने वाला अगर एम्प्लॉय और उसके स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है। और एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में ये चीज मैटर ही नहीं करता। एनपीएस में वो पैसा आपका है, चाहे आप पे कोई एक्शन चल रहा हो या आपकी डेथ हो जाए या आपके स्पाउस की डेथ हो जाए, तो पूरा पैसा आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस को, स्पाउस की डेथ के बाद आपके चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रंस की डेथ के बाद आपका जो भी लीगल हेयर्स होगा उनको वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। मींस यूपीएस के सिनेरियो में स्पाउस की, आप एम्प्लॉय की डेथ होने पे 60% पैसा स्पाउस को मिलेगा और 40% सरकार खा जाएगी, इन शॉर्ट। और अगर स्पाउस की भी डेथ होती है तो पूरा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में यहाँ पे एक क्लोज है पेनल्टी का कि आपकी जो पेंशन है वो स्ट्रिक्टली डिपेंड करती है आपकी सर्विस पे। अगर आपकी सर्विस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है और जो पेनल्टी लगी है, मींस एक टाइप का आपके ऊपर कोई सस्पेंशन हो जाता है और सस्पेंशन में आप पे पेनल्टी लगती है और पेनल्टी स्ट्रिक्ट टाइप की है, तो क्या होगा? आपको यूपीएस के बेनिफिट्स मिलने ही नहीं वाले। और अब अगर आपको यूपीएस के बेनिफिट नहीं मिलने वाले तो उस सिनेरियो में ये क्लियर मेंशन नहीं है कि आपको एनपीएस बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपको एनपीएस बेनिफिट मिलेंगे तो जो नॉर्मल एनपीएस वाला पर्सन है उसके तो अकाउंट में 10% एम्प्लॉय का और 14% गवर्नमेंट का जा रहा है, तो उसको 10 + 14% के बेनिफिट मिलेंगे। बट यहाँ पे यूपीएस के केस में आपके फर्स्ट अकाउंट में 10% आपका जा रहा है और 10% गवर्नमेंट का जा रहा है, यानी कि फर्स्ट अकाउंट में सिर्फ 20% है। एनपीएस के केस में फर्स्ट अकाउंट में 24% है। तो अगर सरकार ने आपको समहाउ किसी पेनल्टी की वजह से यूपीएस देने से मना कर दिया और आपको एनपीएस पे वापस आना पड़ा, मींस ये भी मेंशन नहीं है कि पेनल्टी के केस में अगर आपको यूपीएस नहीं मिलने वाला तो एनपीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज सिर्फ ये लिखा गया है दैट एनपीएस विल यूपीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये नहीं लिखा गया कि आपको एनपीएस मिलेगी। बट समहाउ अगर हम मान भी लें कि आपको यहाँ पे इस सिनेरियो में एनपीएस मिलता है तो
अगर आपको फर्स्ट अकाउंट से मिलता है, बिकॉज़ फर्स्ट अकाउंट ही है जो एम्प्लॉयी का अकाउंट बोला गया है। सेकंड अकाउंट जिसमें 8.5% गवर्नमेंट डालती है, वो पूरा अकाउंट गवर्नमेंट का ही माना गया है। सो अगर इस सिनेरियो में आपको एनपीएस वाला बेनिफिट देती है सरकार की, आपके सस्पेंशन की वजह से या किसी भी वजह से आप पे यूपीएस एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे 10 साल की सर्विस अगर से कम अगर सर्विस है तो भी यूपीएस एप्लीकेबल नहीं होती। तो उस सिनेरियो में सपोज कीजिए आपने स्टार्टिंग में चूज कर लिया, ये मान के, ये सोच समझ के कि आप तो यूपीएस में जाना चाहते हैं, आप नए एम्प्लॉई हैं और आपने ये मान लिया, आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की कि मुझे यूपीएस के अंदर जाना है, मैं यूपीएस के अंदर सर्विस करूंगा, और किसी वजह से समहाउ, किसी सिनेरियो की वजह से या डेथ की वजह से समहाउ, कि 9 इयर्स की सर्विस के बाद आपकी डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है, आपने यूपीएस लिया हुआ था, तो अब आपके फर्स्ट अकाउंट में तो 10% आपका है और 10% गवर्नमेंट का है, और जो सेकंड अकाउंट है उसमें आपका 8.5% गवर्नमेंट का है। बट बिकॉज आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और अब ये नहीं पता, ये क्लियर नहीं है कि एनपीएस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनपीएस मिलती है तो आपको ये ओनली 20% मिलेगा, या सरकार इससे भी जो 4% है, जो नॉर्मल एक एनपीएस वाले एम्प्लॉय को राइट नाउ मिलता है कि उसको 10 + 14% मिलता है, वो यहाँ से निकाल के देगी या नहीं देगी, ये अभी इस सिनेरियो में कुछ भी क्लियर नहीं है। सो इससे आगे जाके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दी गई है कि एप्लीकेबल कौन है, एप्लीकेबल कौन होगा, जो 1 अप्रैल 2025 से जिसने जो ज्वाइन करेगा, या वो एम्प्लॉय जो राइट नाउ एनपीएस के अंडर है, या वो एम्प्लॉय जिन्होंने एनपीएस में रिटायर किया है। मींस जो अभी एनपीएस के अंदर कवर होता है वो भी एप्लीकेबल है, जिसने एनपीएस में रिटायर कर लिया वो भी एप्लीकेबल है, और जो अभी नया ज्वाइन करेगा उसके पास ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस लेना चाहता है या यूपीएस लेना चाहता है। और जो राइट नाउ पर्सन एम्प्लॉइज एनपीएस के अंडर आते हैं उनके पास 3 महीने हैं यूपीएस में स्विच करने के लिए, बाद में वो यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते एज पर राइट नाउ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और एक बार आपने चूज कर लिया, एक बार आपने यूपीएस चूज कर लिया तो आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते एज पर दिस नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड इरिकवरेबल, इरिवोकेबल सॉरी। और जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी उसमें ये भी मेंशन था साथ में कि जो पर्सन यूपीएस को चूज कर लेगा वो बाकी कुछ क्लेम नहीं कर सकता। बाकी कुछ क्लेम इन द सेंस कि बाद में कोई पे कमीशन लग गया, मान लो, जैसे अभी जब पे कमीशन लगता है तो ओपीएस के सिनेरियो में उनकी पेंशन इंक्रीज होती है, जो मिनिमम पेंशन होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो ओपीएस के सिनेरियो में उनको पे कमीशन का बेनिफिट मिलता है पेंशन के साथ। एनपीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा पेंशन के साथ, पर एनपीएस में ऐसा लिखा नहीं हुआ, और यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया है, जो हमारी पहली नोटिफिकेशन थी, कि जो बंदा यूपीएस में चला जाएगा वो आगे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ये डीए इतना बढ़ा के दे दो, या पे कमीशन लग गया तो हमारी पेंशन इंक्रीज करके दे दो। और साथ में ये भी कहीं मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि जो सरकार एक्स्ट्रा पेंशन देती है, एक्स्ट्रा पेंशन किसको देती है, एक्स्ट्रा पेंशन उनको मिलती है जिनकी एज 80 से ऊपर हो जाए, 80 ईयर्स से ऊपर हो जाए तो उनको 30% शायद एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। फिर 85 ऐसे 90 95 एज के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है ओपीएस के अंडर। अगेन एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं, और यूपीएस के अंदर भी ऐसा सच कुछ मेंशन नहीं है, और यूपीएस में तो उन्होंने क्लियर लिख ही दिया है कि आप ये चीजें क्लेम ही नहीं कर पाओगे। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट पेज की तरफ। सो ये एनरोलमेंट है, और ये इसमें जस्ट बेसिक ये है कि आपका एनरोलमेंट कैसे होगा, आपको एक फॉर्म भरना होगा और वो वगैरह मेंशन है। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं एनपीएस के अंडर वो भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, बट फिर उनका जो एटर्निटी है उसकी कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से की जाएगी। नाउ हम कॉन्ट्रीब्यूशंस पे आते हैं। तो जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 2 टाइप के अकाउंट्स होंगे यूपीएस के अंडर, कि पहला तो होगा जिसमें 10% आपका बेसिक डीए जाएगा प्लस 10% गवर्नमेंट डालेगी, और दूसरा अकाउंट होगा जिसके अंदर 8.5% गवर्नमेंट डालेगी बेसिक प्लस डीए का, और जो सेकंड अकाउंट है उसको प्योरली गवर्नमेंट मैनेज करेगी। फर्स्ट अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हो।
और अगेन जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्लियर नहीं है कि अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है या आपको कुछ पनिशमेंट की वजह से यूपीएस की एप्लीकेबिलिटी आप खो देते हो, तो आपको जब एनपीएस मिलेगी उसमें आपको 10+14 मिलेगा या 10+10 मिलेगा। नाउ आगे बढ़े अगर नेक्स्ट पेज की तरफ। हैंड यस, एक और चीज जो यहाँ पे और भी मीन्स सोचने वाली है, और ये मोस्टली किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है, जो एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कवर होते हैं या ऐसे पीएसयूज के अंडर आते हैं जहां पे सैलरीज डिले होती है। तो अब देखिए इसमें सैलरी डिले होने का क्या इफेक्ट है। बिकॉज ये फंड बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे आपकी जो पेंशन है जो आपको 50% के लिए बोला जा रहा है, वो इंश्योर करने के लिए जो आपके पेमेंट्स हैं वो टाइमली होने चाहिए। टाइमली इन द सेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस होगा। आप इसको ऐसे लगा सकते हो, जिनको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, ये एक टाइप का इंडेक्स फंड होगा। अब मान लीजिए आपकी सैलरी जो नॉर्मली 30, 31 या 1 तारीख को क्रेडिट होती है, तो मान लीजिए आपके जो फर्स्ट अकाउंट है, आपका अकाउंट 1 है, उसके अंदर 100 रुपए चले गए फर्स्ट 1 तारीख को, और बिकॉज ये बेंचमार्क कॉर्पस है, ये तो मीन्स ओनली पेपर पे एग्जिस्ट करेगा, तो इस पे भी 100 रुपए चले जाएंगे 1 तारीख को। और इन 100 रुपए के क्या परचेज किए जाएंगे, यूनिट्स परचेज होंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है यूनिट्स, और शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर परचेज किए जाएंगे। मान लो 10 रुपए का शेयर है 1 तारीख को, तो इन 100 रुपए के आपको 10 शेयर मिल जाएंगे और इन 100 रुपए के भी आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो यहां तक आपका बैलेंस इक्वल है। बट स्टेट गवर्नमेंट में जैसे होता है, या अगर आपका ऑफिस ऐसा है जहां पे पेमेंट्स डिले चलती है, कि आपकी सैलरी लेट आती है, कि आपकी सैलरी 1 तारीख को ना आके 10 तारीख को आ रही है, ऑफिस ने सैलरी 10 तारीख को डालना स्टार्ट किया, तो उन्होंने 10 तारीख को आपके अकाउंट में 100 रुपए डाले। अब बिकॉज ये 10 तारीख को डले हैं, तो जो आपका एनपीएस का डिडक्शन, यूपीएस का डिडक्शन होगा, वो भी 10 तारीख को होगा। और जब आपका यूपीएस 10 तारीख को डिडक्ट होगा, मान लो 10 तारीख को शेयर की वैल्यू जो पहले 10 रुपए थी, अब 11 रुपए हो जाती है। जो एनएवी की वैल्यू या एक फंड की वैल्यू थी, एक यूनिट की वैल्यू थी, वो 10 रुपए से बढ़ के 11 रुपए हो गई। बिकॉज ये मार्केट लिंक है, तो यहाँ पे तो उतार चढ़ाव होंगे। अगर ये 11 रुपए हो गई, अब आपको इन 100 रुपए के सिर्फ 9 यूनिट्स मिलेंगे। बट जो ये बेंचमार्क कॉर्पस है, ये तो आइडियल है, ये तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी, और यहाँ तो सब कुछ 1 तारीख को सब कुछ आइडियली जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे तो 1 तारीख को 10 फंड थे, 10 यूनिट्स थी, और अब आपके पास सिर्फ 9 यूनिट्स हैं। अब जब आप रिटायर होंगे तो इनकी भी कैलकुलेशन होगी कि आपके अकाउंट में एक्चुअली कितने यूनिट हैं और बेंचमार्क में एक्चुअली कितने यूनिट हैं। अगर आपके यूनिट बेंचमार्क से कम पाए जाते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपकी पेंशन रिड्यूस होगी, और या आपको जो यूनिट्स के बीच का डिफरेंस है, वो यूनिट आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे, या मींस जो ऑफिस है वो देगा। बट बिकॉज ये चीज आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पता चलेगी, तो उस टाइम पे एज ए एम्प्लॉई आप कितना लड़ सकते हो ऑफिस से, कि वो आपके जो ये लॉस है, जो कि एक्चुअली ऑफिस की वजह से या डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, कि उन्होंने पैसे लेट क्रेडिट किए आपके अकाउंट में, उसकी वजह से आपको ये लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन कम हो रही है, कि उसकी भरपाई ऑफिस करे। इसके रिगार्डिंग भी होपफुली शायद कुछ लोग कोर्ट में चले जाएं और इसका कोई सोल्यूशन हो। और यहाँ पे एक और खेल देखिए, कि मान लो ये शेयर का अमाउंट बढ़ गया था, तो आपकी पेंशन रिड्यूस हो गई प्रोपोर्शनेट अमाउंट में। बट मान लो शेयर का अमाउंट घट जाता है, कि शेयर का अमाउंट 9 रुपए हो जाता है, अब आपके पास 11 यूनिट्स होंगी यहाँ पे। और मान लो ये रिटायरमेंट की यूनिट्स हैं, कि रिटायरमेंट के टाइम पे बेंचमार्क में 10 यूनिट है और आपके पास 11 यूनिट हो गए, तो आपकी पेंशन इंक्रीज नहीं होगी। इट्स लाइक कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस तो आपका है, बट प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आपका नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, इसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे, बट प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपकी पेंशन कम नहीं होगी। जब आपके यूनिट कम हो रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपकी पूरी की पूरी जितनी भविष्य में आपको मिलने वाली पेंशन थी, मान लो आप 10 साल 15 साल जीते, तो आपकी पूरी 15 साल की पेंशन से पैसा कम हो जाएगा।
बट अगर आपके यूनिट बढ़ जाते हैं तो आपकी 15 साल की पेंशन में पैसा बढ़ेगा नहीं, सिर्फ जो 1 यूनिट का पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाएगा। सो यहाँ पे लॉस अगर होता है तो वो एम्प्लॉय को बियर करना है, बट अगर प्रॉफिट होता है तो वो एम्प्लॉय को उसका फायदा नहीं मिलने वाला। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अगेन यही हमने एक्चुअली यहीं पे डिस्कस किया था, प्रीवियस स्लाइड में यही डिस्कस किया हमने कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंड हैं। मींस अगर आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट चूज करते हो, जो हमने बताया था कि 2 टाइप के अकाउंट है। एक पहला अकाउंट है जिसके अंदर टोटल 20% होगा, 10 आपका 10 सरकार का, और दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर 8.5% होगा, ये पूरा का पूरा सरकार का। तो इस अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हो, इसकी इन्वेस्टमेंट्स आप मैनेज कर सकते हो, और फिर उन इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा किसके हिसाब से, बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से। अगर आपका अमाउंट बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो अगेन आपकी पूरी फ्यूचर में मिलने वाली पेंशन, सब की सब पेंशन को कम कर दिया जाएगा। बट अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आपकी पेंशन का अमाउंट नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ आपका जो एक्सेस अमाउंट था वो आपको एक टाइम पे दे दिया जाएगा। इट्स लाइक कि अगर आपका लॉस हुआ तो उस लॉस का ब्याज भी आपसे लिया जाएगा, बट अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको सिर्फ प्रॉफिट दे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। सो इस पेज में यही है, और मोस्टली जो लोग होंगे वो डिफॉल्ट साइकिल ही लेंगे, कोई भी बेंच एडिशनल वो नहीं करेगा अपनी तरफ से। यहाँ पे जो सिनेरियो आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है कि अगर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो लेट होती हैं, अगर आपकी पेमेंट्स डिले होती है, एक महीना 2 महीना अगर डिले होती है तो उससे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि आपके अकाउंट में आपकी पेंशन कितनी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बेंचमार्क कॉर्पस के रिगार्डिंग है कि बेंचमार्क कॉर्पस से आपकी पेंशन कैसे डिसाइड होगी, कि अगर आप कोई पार्शियल विड्रॉल नहीं करते हो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो आपके पेमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर, अकाउंट के अंदर 1 और 2 के अंदर, वो टाइमली होने चाहिए। नाउ गोइंग आगे बढ़ते हैं अगर। हाँ, ये पेज है सर्विस कैसे काउंट होगी, और यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा खेल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब जैसे जिस दिन से आपने ज्वाइन किया, और अगर आपने एनपीएस में ज्वाइन किया, और या अगर आप नए ज्वाइन करोगे और आप डायरेक्टली यूपीएस में ज्वाइन करते हो, तो उस दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी काउंट होना, और अंटिल रिटायरमेंट होगी। अब जो मिनिमम सर्विस है, अगर आपने मिनिमम सर्विस का नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो है, हम इसमें आई बटन में भी डाल देंगे, वहां पे आप जाके देख पाएंगे। तो मिनिमम सर्विस है 10 साल की, और मैक्सिमम सर्विस है 25 साल की। नाउ अगर आपकी 10 साल से कम की सर्विस है तो आपको यूपीएस के बेनिफिट मिलने नहीं वाले। 10 से 25 के बीच में है तो उस हिसाब से आपकी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी। अगर मान लो आपकी सर्विस 20 साल की है, अगर आपने 20 साल सर्विस की तो आपकी पेंशन हो जाएगी आपके अमाउंट का 20/25, यानी कि 80%। बट अगर आपने 30 साल सर्विस की तो 30/25 होनी चाहिए थे फॉर्मूला के हिसाब से, बट नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि अगर सर्विस आपकी ज्यादा होती है 25 साल से तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो वो 30 को नहीं कंसीडर करेंगे, ओनली 25 कंसीडर करेंगे, और आपकी पेंशन इंक्रीज नहीं होने वाली। मींस कम सर्विस की तो आपका लॉस, बट ज्यादा सर्विस की तो आपका फायदा नहीं। वहां पे सीलिंग लगा दी कि इतना ही हम देंगे। नाउ अब आते हैं हम ये इसमें जो एक मेन पॉइंट यहाँ पे किया गया है, दैट इज रिगार्डिंग अनअप्रूव्ड लीव। अनअप्रूव्ड लीव का मतलब कि आपने लीव अप्लाई की बट ऑफिस ने ग्रांट नहीं की, बट उसके बाद भी आप लीव पे चले गए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर बाद में ऑफिस आपकी उस छुट्टी को प्रॉपर नहीं करता, मींस बाद में उसको ईओएल वगैरह नहीं मानता, और आपकी सर्विस को डिसकंटिन्यू करता है, यानी कि जिसको गैप इन सर्विस आप बोल सकते हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपकी पहली पूरी सर्विस को उड़ा दिया जाएगा एनपीएस यूपीएस कैलकुलेशन से। एग्जाम्पल दें अगर आपको, बाद में एक एग्जाम्पल भी है जो इन्होंने नोटिफिकेशन में खुद दिया गया है, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2000 को ज्वाइन किया,
और आपने सर्विस की 31 दिसंबर 2030 तक, यानी कि आपकी लगभग 30 साल की सर्विस हो गई। अब इसमें एक ड्यूरेशन ऐसी आती है, मान लो कि 1 जनवरी 2020 को आप लीव अप्लाई करते हो, सम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऑफिस उसको ग्रांट नहीं करता, पर आप मजबूरी में या समहाउ जो भी है जिसकी वजह से आप लीव पे चले जाते हो, और मान लो आप 10 दिन की वो लीव पे जाते हो और ऑफिस उसको ग्रांट नहीं करता, और बाद में ऑफिस उसको ईओएल में भी कन्वर्ट नहीं करता, तो क्या होगा? इस 1 जनवरी 2020 से पहले की आपकी जो 20 साल की सर्विस थी प्लस ये 10 दिन, ये आपके काउंट ही नहीं होंगे। किसके लिए? पेंशन के लिए। यहाँ पे जो एज वाला फॉर्मूला है, वहां पे ये एज आपकी सर्विस का जो फॉर्मूला है, जहाँ पे सर्विस ड्यूरेशन में, वहां पे ये आपका काउंट ही नहीं होगा, और सिर्फ ये आपके 10 साल काउंट होंगे। तो आपकी पेंशन 10/25, और आप इसको बोल सकते हो 2/5, यानी कि आपकी पेंशन 40% रह जाएगी, सिर्फ इन 10 दिन की कंसिडरेशन की वजह से, जिसको ऑफिस ने ईओएल कंसीडर नहीं किया। सो लिटरली ये एक टाइप का ऑफिस के पास, मोस्ट ऑफ द ऑफिस ऐसे नहीं करने वाले, बट एम्प्लॉय को आप ये बोल सकते हैं कि हरास करने का या एक टाइप से लिटरली ब्लैकमेल करने का ये मेथड आ जाता है ऑफिस के पास, मनमानी करने का मेथड आ जाता है, कि जब वो अपनी इच्छा से आपको लीव्स ग्रांट कर सकता है या डिनाई कर सकता है, और उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, ऑफिस वालों पे नहीं, अगर वो आपके साथ मींस आपको हरास करने के लिए इस टाइप का बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं कि आपको लीव्स ग्रांट नहीं कर रहे। सो दैट इज वन मेजर पॉइंट जो हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते थे। और ये मतलब कि लेट मी क्लियर कि ये हमने खुद नहीं बनाया, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और लेट मी हाईलाइट कि कहाँ पे लिखा हुआ है। सो हियर इट इज, in case of unauthorized absence from service, the qualified service shall not include the entire past service, including the period of unauthorized absence, if same not condoned by the competent authority. Means अगर ऑफिस आपको माफीनामा नहीं देता है तो आपकी पूरी प्रीवियस सर्विस उड़ा दी जाएगी। सस्पेंशन में थोड़ा सा केस यहाँ पे इजी है, मीन्स थोड़ा आरामदायक है, कि अगर आप सस्पेंड होते हैं और आपको हार्श पनिशमेंट मिलती है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, सिर्फ जो आपका सस्पेंशन का ड्यूरेशन है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे पहले वाला और बाद वाला कंसीडर होगा। सो इट्स लाइक कि यूपीएस में पैसा एम्प्लॉय का जा रहा है, बट रूल्स गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो पैसा आपको कैसे मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा। बट एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में सारा पैसा आपका है, चाहे आप सस्पेंड हो, चाहे आप अनऑथराइज लीव पे जाओ, जो पैसा है वो एम्प्लॉय का है, और उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अगेन जो ये फैमिली पे आउट के बारे में, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस को 60% पेंशन मिलेगी यूपीएस में, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना चिल्ड्रंस को, ना पेरेंट्स को, ना आगे लीगल हायर्स को। बट एनपीएस के केस में ऐसा नहीं है, स्पाउस की डेथ होगी तो चिल्ड्रन को मिलेगा, चिल्ड्रन की भी डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर्स को, इनकी भी डेथ हो जाती है तो भी फैमिली में जो भी आपके ब्लड रिलेशन में जो भी लीगल बचता है उसको पैसा मिलेगा। मींस एनपीएस में पैसा आपका है सारा का सारा, और यूपीएस में लिटरली ऐसा रूल्स बनाए गए हैं कि पैसा गवर्नमेंट का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये विड्रॉल के रिगार्डिंग है कि आप विड्रॉल कर क्या सकते हो, तो आप अपने जो आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आपका 10% है, उसका 25% विड्रॉल कर सकते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, बीमारी पे, और बीमारी में स्पेसिफिकली माँ बाप बच्चे समेत पूरे परिवार के लिए विड्रॉल कर सकते हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी विड्रॉल किया जा सकता है। इसके बाद हियर इट इज, तो अभी आप सभी जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और यहाँ तक, तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि कम से कम कोई एग्जाम्पल तो हो, कि भाई एग्जाम्पल हो जिससे हम कंपेयर कर सकें। तो ये एग्जाम्पल ऑफिशियल एग्जाम्पल है जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, हमने अपनी तरफ से कोई एडिशनल कैलकुलेशन नहीं की है, एज इट इज यूज किया है। जस्ट जो एनपीएस की कैलकुलेशन है वो हमने की है, और वो भी एनपीएस की वेबसाइट से की है, सबके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
सो एग्जाम्पल है एक एम्प्लॉय का जिसकी 191 महीने की सर्विस है, यानी कि लगभग 15 साल की, 15.91 की सर्विस है, 16 साल की सर्विस लगा लीजिए। बेसिक है उसका रिटायरमेंट पे 52,894, और रिटायरमेंट के टाइम पे उसके अकाउंट के अंदर 27,43,43,000 कुछ रुपए हैं। नाउ ये एक्चुअली 27,000 नहीं, 27 लाख नहीं थे, उसने कुछ पैसे निकाल भी लिए थे यहाँ पे एज पर दिस, मतलब जो इन्होंने एग्जांपल दिया कि उसने 1,15,000 रुपए कुछ निकाल लिए थे, और इन 1,015 की अगर रिटायरमेंट के डे के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो उसका टोटल अमाउंट होना चाहिए था 29,38,130 रुपए, जिसमें से उसके पास 27,43,000 कुछ है, बिकॉज उसने कुछ अमाउंट पहले निकाल लिया था, और जो अमाउंट निकाला है अमाउंट के यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ना कि एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से। जैसे म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में होता है कि शेयर वैल्यू पे उस दिन पे डिपेंड करता है जिस दिन आप उसको बेच रहे हो खरीद रहे हो, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो यहाँ पे ये जो लमसम पेमेंट दी गई है ये लगभग यहाँ पे 2,60,000 के करीब है। और जो पेंशन देखें अगर, ये इन्होंने खुद पेंशन बना के भी दी है, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, और 56% इसमें डीए जोड़ा है, तो 56% डीए जोड़ के जो पेंशन बनती है इस पर्सन की वो बनती है 24,524 रुपया। नाउ जो ये 27 लाख रुपया था जो इस पर्सन के पास था, 27,43,000 समथिंग, तो सपोज कीजिए यही पर्सन एनपीएस में होता और उस रिटायरमेंट वाले दिन उसके एनपीएस अकाउंट में 27,43,000 रुपए होते, और वो इन पूरे पैसों की पेंशन बनवा लेता, वो कुछ भी वो नहीं लेता, क्या बोलते हैं, कोई भी रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा नहीं लेता, लमसम में पूरे पैसे की क्या बनवा लेता, पेंशन बनवा लेता। तो ये देखिए ये एनएसडीएल की वेबसाइट है, और अगर आपको वेबसाइट का यूआरएल देखना है तो हम जूम कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सीआरए की वेबसाइट है, आप वीडियो पॉज करके चाहे वेबसाइट को ओपन करके भी देख सकते हो। सीआरए एनएसडीएल सीआरओ ऑनलाइन एएसपी कोड्स एचटीएमएल, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाटा लिया गया है। अब जूम बैक करते हैं। ये हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी 1965 डाल दी, सो दैट यहाँ पे एम्प्लॉय की एज 60 साल आ जाए। मंथली पैसा ले रहे हैं और पूरे के पूरे 100% का हम पैसा ले रहे हैं, पेंशन बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेंशन है विद रिटर्न ऑफ परचेज, विद रिटर्न ऑफ परचेज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पैसा आपको, अगर आपकी डेथ हो जाती है, फिर स्पाउस की डेथ हो जाती है और फिर बच्चों की भी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल आयर होगा उसको पूरा का पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। जो कंपनीज हैं या जो आपको ये पेंशन प्रोवाइड कर रही हैं, पैसा उनके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पेंशन है, एक्सिस वाले 15,700 दे रहे हैं, बजाज वाले 15,800 दे रहे हैं, एचडीएफसी तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव करेंगे ही, जो कि 15,426 दे रहे हैं, आईसीसीआई 15,898 दे रहा है, इंडिया फर्स्ट बैंक 15,381 कुछ ऐसे दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो आपको 15,500 रुपए की पेंशन मिल रही है, और वहां पे आपको जो पेंशन मिल रही थी यहाँ पे यूपीएस के अंदर 24,500 की पेंशन मिल रही थी। सो यूपीएस में पेंशन है 24,500 की, और एनपीएस में पेंशन है 15,500 की। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 9,000 का डिफरेंस है, यानी कि यूपीएस में आपको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब इन 9,000 पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको हर महीने के 9,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, बट एनपीएस के केस में ये 27,43,000 रुपए आपके ही अभी भी, मीन्स मान लीजिए 20 साल के बाद आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार अब मेरा मूड नहीं है, मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो आप कंपनी के पास जाके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, मान लो 20 साल के बाद आपको अगर आप पैसे वापस लेना चाहो या तो आप ले सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप इतना जिंदा रहते हो कि आप यूपीएस के जो आपको हर महीने 9,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उससे ये 27 लाख को कवर कर पाओ, तो आपको हर महीने 9,000 एक्स्ट्रा मिले, एक साल में आपको 1,08,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इनको हमने 1,10,000 मान लिया। ठीक है, अब जो डीए भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पेंशन थी
25,500 वाली, वो 56% डीए के हिसाब से थी। अब धीरे-धीरे डीए भी बढ़ेगा टाइम के साथ। तो मान लो ऑन एवरेज हम ये ले लेते हैं कि आपको 1 साल में ना 1,50,000 रुपए मिलेंगे पेंशन के, यानी कि हमने टोटल 40,000 बढ़ा दिए। 40,000 का मीनिंग हमने हर महीने के 3,000 रुपए बढ़ा दिए। और 3,000 बढ़ने का मतलब हुआ, अगर आप इस 3,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ, कि जब यहाँ पे हमने डीए कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पे पेंशन 15,720 ही थी, उसमें 56% डीए मिल गया था। तो अगर हमने 3,000 बढ़ा दिया है तो 15,720 ये लगभग 5 पे कट करेगा, यानी कि 20% हमने डीए का इंक्रीमेंट आपको दे दिया। स्टार्टिंग साल से ही हमने 20% का डीए आपको इंक्रीमेंट दे दिया। और ये जो 20% का डीए है, अगर आप ऑन एवरेज 7 लगा के चलो तो ये आपको 3 साल में मिलने वाला है कम से कम। सो अगर इन कैलकुलेशन को देखें तो आपके हर साल के 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, और जो आपका एनपीएस में आपको जो पैसा मिलना था 27 लाख रुपए, वो मिलेगा। अगर इस 27 में से जो वो लमसम वाला है, वो 3 लाख रुपए को आप घटा भी दो, वो लमसम में यूपीएस में आपका लमसम था 2,59,000 कुछ था, तो इसको 3 लाख रुपए मान लो, तो यहाँ पे हो जाता है 24 लाख रुपए, कि इस 1.5 लाख को आपका 24 लाख कवर करना है। और इस 1.5 लाख को 24 लाख कवर करने में लगेंगे आई थिंक 3, 8, 16 साल के करीब। अब मान लो आपका डीए बढ़ रहा है, और डीए बढ़ने की वजह से आप इसको 12 साल में कवर कर लोगे, तो 60 और 12 होते हैं 72। तो आपको कितना सर्टेनिटी है कि आप 72 साल तक जिंदा रहोगे। और 72 साल तक अगर जिंदा नहीं रहे आप, मान लो आप 60 साल की सर्विस के बाद 70 साल पे भी अगर आपकी डेथ हो गई, तो आपकी पेंशन डायरेक्टली 60% पे आ जाएगी, 40% रिड्यूस हो जाएगी। तब कितने टाइम में आप कवर कर पाएंगे इसको? और अगर आप जिंदा भी रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 12 नहीं, सपोज आप 10 साल में कवर कर पाते हैं। एंड अगर आप एनपीएस के अंदर जाके विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज की, जहां पे आपको पैसा वापस ना मिले, बट जो पेंशन है वो लाइफ टाइम मिलती रहे, लाइफ टाइम इन द सेंस आपको, आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, उनके बच्चों को ऐसे मिलती ही रही लगातार। तो यहाँ पे देखिए विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज के भी ऑप्शन हैं। और यहाँ पे देखिए पेंशन कितनी है, 20,000 तक जा रही है, 21,000 भी जा रही है ये श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में, पर इसको आप इग्नोर करें। अगर एक्सिस वाले 20,000 तक पेंशन दे रहे हैं, और ये लाइफ टाइम पेंशन है, इसमें ये नहीं कि स्पाउस की डेथ होगी तो डिक्रीज हो जाएगी। सो जो कंसीडर कर रहे हैं एनपीएस यूपीएस, वो इन कैलकुलेशन को भी देख लीजिएगा। एंड एक जो लास्ट चीज है हम यहाँ पे कवर करना रह जाती है, वो हम लास्ट आपको दिखाते हैं, दैट इज जो हमने सस्पेंशन के रिगार्डिंग बोला था, सॉरी सस्पेंशन नहीं, अनऑथोराइज एब्सेंस के रिगार्डिंग बोला था। तो ये ऑफिशियल एग्जांपल है कि एक पर्सन ने 2010 में ज्वाइन किया, 2024 में रिटायर हो गया, लगभग 14 साल की सर्विस, और बीच में 11 महीने वो क्या हो गया, विदाउट परमिशन लीव पे चला गया। और जो ऑफिस ने लीव को नॉर्मलाइज नहीं किया, तो क्या हुआ, जो उससे पहले की सर्विस थी पूरी की पूरी उड़ा दी गई। जो 106 महीने थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे ये उड़ा दिए गए। और इसकी क्वालिफाइंग सर्विस, जो कि वैसे तो 2010 से 2024 तक या 26 तक जो भी था, यानी कि 14, 16 या 20 साल तो होनी ही चाहिए थी कम से कम, सिर्फ 63 महीने की रह जाती है, यानी 5 साल की रह जाती है, और इसको यूपीएस के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। और अब ये क्लियर नहीं है कि अगर इसको यूपीएस के बेनिफिट नहीं मिलते तो इसको 10% प्लस 14% वाला एनपीएस मिलेगा, या सिर्फ वो 10% प्लस 10% वाला जो हमारे पास होगा, जो फर्स्ट अकाउंट है, वो वाला मिलेगा। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं, या हमने कुछ ऐसी चीज़ है जो मिस कर दी, या हमने यहाँ पे रोंगली मिस इंटरप्रेट किया हो चीज़ को, तो वो बताइए, होपफुली हम उसको करेक्ट करेंगे। एंड
जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बताइए कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, एनपीएस और यूपीएस। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम आप अगली अपनी जो वीकली वीडियो होगी उसमें आपके साथ नए ऑर्डर्स लेके हाजिर होंगे। सो धन्यवाद।